कोविड पैंडेमिक ने जिन सेक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया उसमें एजुकेशन सेक्टर भी एक प्रमुख सेक्टर था। स्टडी करने का तरीका ऑफलाइन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट हुआ। अब धीरे धीरे सिचुएशन काबू में आ रही है और कॉलेज और इंस्टीट्यूट दोबारा से रीओपन हो रहे हैं। इस वक्त हम हैं आईएमएस नोएडा कैंपस में और हम बात करेंगे आईएमएस की सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर कुलनीत सूरी से। हमारे साथ हैं हायर एजुकेशन सेक्टर की एक्सपर्ट आईएमएस नोएडा की डायरेक्टर डॉक्टर कुलनीत सूरी, जिन्होंने पिछले 20 साल से इस सेक्टर को देखा है। भारत में जो शिक्षा में बदलाव हुए हैं उनको करीब से देखा है। उनसे हम बात करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाह रही हूँ डेमोक्रेटिक मिरर को कि आज आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। मैम, कोविड ने एजुकेशन सेक्टर को बहुत प्रभावित किया है, तो एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऑफलाइन स्टडी है वो ऑनलाइन की तरफ स्विच कर सकती है, उसका विकल्प हो सकता है ऑनलाइन? देखिए, आपका ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम ये कहें कि ऑनलाइन कम्प्लीटली ऑफलाइन को डोमिनेट कर लेगा या कवर कर लेगा, वो तो कहीं पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम आद अंत से देखें, हमने स्टार्ट किया था गुरुकुल शिक्षा से। वो भी था कहाँ, वो क्लासरूम्स के बाहर था। और ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सोशल एनिमल्स हैं। जो चीज़ हम मिलकर ग्रुप्स में क्लासरूम्स में सीख सकते हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ा सिखा पाना डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि आप एक वर्चुअल मोड पे होते हैं, उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली स्विच ओवर हम कर सकते हैं, लेकिन पैंडमिक है, हम ये भी नहीं कर सकते कि हम एजुकेशन को स्टॉप करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हम एक बैलेंस मेंटेन करें बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस, जिसको हम आजकल हाइब्रिड लर्निंग भी कह रहे हैं। तो वो बैलेंस मेंटेन करके चलना ज़रूरी है ताकि बच्चों का नुकसान भी नहीं हो और एजुकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो वो भी फॉलो होता रहे। तो 2020 में जब पैंडेमिक आया तो एकदम से ऑनलाइन की तरफ स्विच करना, तो इस प्लेटफॉर्म को आपने कैसे डेवलप किया आईएमएस की? जी, तो जिस दिन फर्स्ट न्यूज़ आई कि ब्रेकआउट है और ये एपिडेमिक से पैंडमिक बन गया है, तो जब आप सुनते हैं पैंडमिक तो आप बहुत अलर्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो आपको कमांड्स देना शुरू कर देते हैं कि नाउ इज़ द टाइम कि आप सॉल्यूशंस निकालें, ताकि बच्चों को ये नहीं लगे कि कहीं पर उनकी शिक्षा हम बंद कर रहे हैं। तो क्योंकि सब कुछ ऑफलाइन मोड पर था, टीचर्स आते थे, प्रोफेसर्स आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, फिज़िकली अटेंडेंस ली जाती थी, उनके एग्ज़ाम्स फिज़िकली हो रहे थे, यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो रहे थे। तो वो एक बहुत बड़ा डेटा था जिसको अब हमें इंफॉर्मेशन में ट्रांसलेट करना था। तो सबसे पहले ये किया गया, ये देखा गया कि जो स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स है वो किन रीजन से है, क्या वहाँ पर हम ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर वो बहुत रिमोट प्लेसेस से हैं, जैसे हम बिहार के कुछ इंटीरियर्स ले लें जहाँ उन बच्चों के पास शायद इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है, तो क्या और ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है कि हम उन बच्चों तक भी रीच करें। मेरे इंस्टीट्यूशन में 2,500-3 हज़ार बच्चा पढ़ता है। मेरे लिए तो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो शहर से हैं, चाहे वो विलेज से हैं, चाहे वो सिटी से हैं, चाहे टाउनशिप से हैं। तो सबसे पहला ये था कि स्टूडेंट्स को हमने ईमेल आईडीज़ क्रिएट करके दिए और हमने उनको पहले इन्फॉर्मेशन शूट किया कि हम पैंडमिक की वजह से अब ऑनलाइन मोड पर आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कहीं एजुकेशन हैम्पर होगी या हम वापस ऑफलाइन मोड पर नहीं आएंगे। तो पहले पेरेंट्स को और बच्चों को ये एक विश्वास भी दिलाना बहुत ज़रूरी था कि कुछ भी ख़राब नहीं होगा उनके एजुकेशन सिस्टम के साथ। उसके बाद हमने ग्रेजुअली प्रोफेसर्स को बुलाकर मल्टीपल मीटिंग्स किए, जिसमें हमने उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताए जैसे आपका सिस्को वेबएक्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, आपका जूम है, कि इसके थ्रू आप स्टूडेंट्स को रीच आउट करेंगे, आप अपने लेक्चर्स प्लान करेंगे और आप उनको लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। ऑनलाइन अटेंडेंस मोड भी हमने डेवलप किया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी हो गया था वो था CRC। आप जैसे एजुकेशन नहीं स्टॉप कर सकते, वैसे ही आप बच्चों का कॉर्पोरेट इंटरेक्शन भी नहीं स्टॉप कर सकते। तो हमने इंडस्ट्री विजिट्स तक
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करवाई हैं बच्चों की। ये और पिछले 2020 में, पिछले 2020 में, और हम सेमेस्टर एंड होने को था उस टाइम। जी, और इसी चीज़ को हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि अभी पैंडमिक कहीं आपको दूर दूर तक नहीं दिख रहा कि रिस्पाइट है। ज़रूर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी हम डेंजर जोन से तो बाहर नहीं निकले हैं। एक साल के बाद मैम अब थोड़ा सा कोविड कंट्रोल में है, हालांकि पूरी तरह हम सुरक्षित नहीं हैं। तो एक साल के बाद अब ऑफलाइन मोड की तरफ बढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूट। तो आप जैसे स्टूडेंट और फैकल्टी को देखते हैं तो उनके कुछ बिहेवियर में बदलाव आया या फिर पुराने तरीके से वो अपने आप को कंफर्ट फील कर रहे हैं अभी? देखिए क्या है कि पैंडमिक में थोड़ा रिस्पाइट आया है, और गवर्नमेंट ने भी रेगुलेशंस के थ्रू इन्फॉर्म किया है इंस्टीट्यूशंस को और स्कूल्स को कि आप अब ऑफलाइन मोड पर ले सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो इनिशियली जब हमने बम्बार्ड किया इन्फॉर्मेशन बच्चों को थ्रू ईमेल, थ्रू बल्क एसएमएस, इवन जूम प्लेटफॉर्म से कि अब आपको ऑफलाइन आना है, बहुत हिचकिचाहट भी थी कई पेरेंट्स को कि हम बच्चों को भेजेंगे, वहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे, कहीं कोविड तो नहीं हो जाएगा मेरे बच्चे को। तो ये एक अपने आप में चैलेंज था। तो हमें पेरेंट्स को, सबसे पहले तो पेरेंट्स को हमने एड्रेस किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कैंपस में सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी, वो मेंटेन होगी, और कैंपस 3 टाइम्स इन अ डे सैनिटाइज भी होगा। और हमने यहाँ पर कोविड वैक्सीन कैंप्स भी लगवाए ताकि बच्चे भी अपने आप को वैक्सीनेट करा सकें। उसके बावजूद चैलेंजेस थे, स्टूडेंट्स आने लगे ग्रेजुअली, और एक टाइम पे हमें लगा कि शायद अभी बच्चे और नहीं आएंगे और अभी वो ऑनलाइन मोड पर ही चाह रहे हैं, बट वो ग्रेजुअली मेरे ख्याल से ये चीज़ बदल जाएगी और स्टूडेंट्स इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे। तो मैम अगर हम करियर की बात करें तो अब आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर बूम रहेगा या मोस्ट डिमांडिंग उस सेक्टर में सबसे ज़्यादा करियर की संभावनाएं हैं? जी, अगर हम इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखें तो जब से पैंडमिक स्टार्ट हुआ है, आप खुद ही असेस कर पा रहे होंगे कि आईटी सेक्टर इस वक्त बूम पर है। आईटी सेक्टर में क्यों है बूम पर? कि जहाँ ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन लर्निंग, या आपकी आईटी की कंपनीज़ जो थी वो फिज़िकली एम्प्लॉयज़ को बुलाती थी कि वो बैठकर ऑफिसेज़ में काम करें, वो सारा आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चला गया। आपके एप्लीकेशंस की जो यूसेज थी वो इंक्रीज़ हो गई, और लर्निंग जो है वो मल्टीपल टाइम्स आपकी बम्बार्ड हुई है इस ड्यूरेशन में, पैंडमिक में। और वो इस वजह से हुई है कि एक आपका जो ऑनलाइन सिस्टम है उसका जो आउटरीच है वो 10 टाइम्स ग्रेटर होता है दैन द फिज़िकल सिस्टम। तो इसका भी अपना एक इम्पैक्ट है, और क्योंकि आईटी कंपनी से रिलेटेड हैं सारे प्लेटफॉर्म, सारे एप्लीकेशन, चाहे वो जूम है चाहे कोई और भी चीज़ है, तो कहीं ना कहीं पर इस वक्त जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आईटी से रिलेटेड हैं, जैसे डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सेक्टर्स इस वक्त बूम पर हैं। हमारे बीसीए के एडमिशन्स भी जो हैं वो पिछले 2 साल में ज़्यादा हुए हैं। डेटा साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जो हमारे नंबर्स 2 इयर्स पहले आते थे वो मैनीफोल्ड आए हैं। तो क्योंकि शायद पेरेंट्स ने और बच्चों ने ये असेस किया है कि ऑनलाइन सिस्टम्स जो हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन हुआ है पैंडमिक के टाइम पर। तो जो झुकाव है बच्चों का जो 12th के बाद पास करके आ रहे हैं वो बीसीए की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जिन्होंने बीसीए किया है या जिन्होंने मैनेजमेंट के भी कोर्सेज़ किए हैं वो फर्दर, और अब पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी वो ढूंढ रहे हैं कि हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस में या एमएससी आईटी की तरफ ज़्यादा झुकाव है। अगर मैम आज के टाइम में हम देखें तो चाहे एडवर्टीज़मेंट के हिसाब से देखें या जो सोशल एक चर्चा होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, जिसमें आपने एक आर्टिकल भी लिखा था, तो इसको हमें एक आम भाषा में बताएंगे कि इसमें एंट्री लेवल किस तरह होती है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आगे इसकी क्या संभावना है, क्योंकि बहुत इसकी सुनने में चर्चा आती है।
जी, देखिए आपको हर जगह लिखा हुआ तो मिल जाएगा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस। इसको बहुत ही मैं जैसे लेमैन टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ ताकि बच्चे जान सकें, क्योंकि स्कूल्स में भी बताते हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में हर स्फ़ीयर में यूज़ हो रहा है, हर स्फ़ीयर में। इवन आपका अगर आईफ़ोन आप ले लीजिए, दैट्स बैक्ड बाय एआई। रेस्टोरेंट्स में सर्विस देने का जो स्टाइल है वो एआई बैक्ड है। आप आज फूल ख़रीदते हैं, ऑनलाइन ख़रीदते हैं, जितना भी आप कर रहे हैं वो सारा आपका एआई बैक्ड है। एआई और डेटा साइंस जो है ये पैरेलल स्फीयर्स हैं, क्योंकि क्या है, डेटा साइंस इज़ ऑल अबाउट जो आपका डेटा है उसके ऊपर क्या आप एनालिसिस निकाल सकते हैं, कितने तरीके से आप एनालिसिस निकाल सकते हैं और उनको फिर आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं दूँ, एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने वाटर सेंसर्स का यूज़ किया है एग्रीकल्चरल लैंड में। उससे क्या होता है कि मैन पावर रिडक्शन हो गया और जो वाटर का प्रोपोर्शन है क्रॉप्स पे, वो क्योंकि डेटा साइंस के थ्रू उन्होंने वो एक एक्यूरेट ऑप्टिमम लेवल निकाल लिया कि इतना इन सीड्स को इतना पानी देना इतने डेज में ज़रूरी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पॉसिबल आपकी एक ये जो एक्यूरेसी है और एक एक्सपेरिमेंटेशन जो है ये आपकी कामयाब हो जाती है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल और डेटा साइंस साथ में मिलकर आता है। सबसे हाईएस्ट पेड जॉब्स आपको आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में मिलती हैं। डेटा साइंटिस्ट हम जिसको कहते हैं वो इस वक्त बहुत डिमांड में है। मैम, आपने अमेरिका, यूरोप, कई देशों के एजुकेशन सिस्टम को देखा है, करीब से देखा है, और आप लिखती भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे जब देश की बात आती है तो यहाँ के सिस्टम में किस चीज़ की ज़रूरत है बदलने की, जिससे कि एक एजुकेशन को नई दिशा मिले? एक बहुत मैं कहूँगी महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और इसका जवाब भी मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करके ही दूंगी ताकि बच्चों को पता चले। मैं एक स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ इंटरनेशनल डोमेन में। बाहर से मैंने अपना कंप्लीट किया एजुकेशन। मैंने ये देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर डालते हैं एक्सपेरिमेंटेशन पर। एप्लीकेशन बेस्ड स्टडीज़ होती हैं और बच्चों को प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाता है जहाँ बच्चा करता है उस चीज़ को। आपको आज की डेट में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आपने लिख दी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता चल गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे, कोई चीज़ इवॉल्व नहीं कर लेंगे, तब तक आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे और फर्दर आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, हमारा यहाँ पर ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम नहीं है। हम अभी भी एग्ज़ाम्स उसी तरीके से लेते हैं कि स्टूडेंट क्लास में बैठता है और उसको आंसर शीट दी ओपन बुक का क्या मतलब हुआ? ओपन बुक का ये मतलब होता है कि आपको असाइनमेंट्स दे दिए जाते हैं और आप रेफ़र कर सकते हैं बुक्स को और आप असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं जिनके ऊपर आपको ग्रेडिंग दी जाती है। सिमिलरली ओपन बुक एग्ज़ाम का ये मतलब होता है कि आप बुक्स रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहे, आपको वो एक केस स्टडी दे देंगे। आपको केस स्टडी पढ़कर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उस पर सॉल्यूशंस देने हैं, तो बच्चा कहीं से कॉपी नहीं कर सकता। ये इस वक्त हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब यही शायद एक रीज़न है कि आज की डेट में बच्चा यहाँ से बाहर भाग रहा है। वो कनाडा चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, यूके चला जाता है, यूएस चला जाता है पढ़ाई करने के लिए और वो एंटरप्रेन्योर बनता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम प्लेसमेंट पे भी बहुत ज़ोर देते हैं, लेकिन साथ में ही हमें बच्चों को डेवलप करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि आप जॉब गिवर्स बनिए, आप जॉब सीकर्स मत बनिए, आप जॉब गिवर्स बनिए, ताकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इकॉनमी अपने आप अच्छी हो जाएगी आपकी। ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें तो आई थिंक वी कैन डू वंडर्स। मैम, अंतिम सवाल, आप एज ए एक्सपर्ट जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको किस तरह देखती हैं? देखिए, एजुकेशन पॉलिसी है
और उसमें कई चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी भी हैं। एट द सेम टाइम हमें इस वक्त शायद ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी तो आई, लेकिन पैंडमिक भी आया साथ में। तो अब जब पैंडमिक आया है तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रिवर्स करनी पड़ी, कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमें इनोवेशंस करने पड़े, और हमने इंस्टीट्यूशंस में उस चीज़ को इस्टेब्लिश किया। सिमिलरली जो एजुकेशन पॉलिसी है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम कंपेयर करें एजुकेशन सिस्टम जो यूके में है या यूएस में है या इवन कनाडा ऑस्ट्रेलिया में है, वो बहुत डिफरेंट है। इवन हमारे स्कूल्स में बहुत डिफरेंट है। एक बच्चा है, आप उसको एक पिक्चर के थ्रू पढ़ाएंगे तो वो अपना एक्सप्रेशन लिख पाएगा, तो क्रिएटिव राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मिसिंग है। इसी तरीके से लैब्स के अंदर प्रयोग करने बहुत ज़रूरी है। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप हर चीज़ में कर सकते हैं। तो इस वक्त इतना मैं लेकिन ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस वक्त शायद ये ज़्यादा ज़रूरी है हमें देखना कि कौन से टूल्स हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जिससे हम इस एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ करें, और इम्प्रोवाइज़ हम करें टुवर्ड्स एप्लीकेशन बेस्ड स्टडीज़, नॉट बुकिश नॉलेज। मैम, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।